दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 10,66,757 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 3,68,506 पर पहुंच गई है। जबकि अच्छी बात यह है कि 6,71,176 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 26,681 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 3,937 कुल मामले आए हैं। इसी के साथ तमिलनाडु में 1,65,714 मामले हैं, जबकि दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां पर 1,21,582 नए मामले हैं। वहीं कर्नाटक अभी चौथे नंबर पर बना है, जहां पर 55,115 कुल मामले हो गए हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राज्यपाल से मिलकर गहलोत ने किया है बहुमत का दावा, 102 विधायकों की सूची है सौंपी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार शाम को जयपुर में राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके अपने पास बहुमत होने का दावा किया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि उन्हें 102 विधायकों का समर्थन हासिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को समर्थन करने वाले 102 विधायकों की सूची सौंपी। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के 2 विधायक आज ही अशोक गहलोत को समर्थन देने होटल पहुंचे थे। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा समीकरण के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष को मिलाकर कांग्रेस के 100 विधायक अशोक गहलोत के गुट के पास हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों के समर्थन देने के बाद अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों का आंकड़ा अब 102 हो जाता है। 200 सदस्यीय विधानसभा में सरकार गठन के लिए 101 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 72 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक हैं। मतलब बीजेपी गठबंधन के पास कुल 75 विधायक हैं। जबकि सचिन पायलट को कांग्रेस के 19 विधायकों का समर्थन हासिल है। 3 निर्दलीय विधायक हैं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 1 विधायक है। इस तरह पायलट खेमे में कुल 23 विधायक हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बीजेपी के साथ मिलकर राज्य सरकार को गिराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाने का फैसला किया गया और उनके करीबी 2 मंत्रियों को भी हटाने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राम मंदिर का बदलेगा नक्शा, शिलान्यास के लिए पीएमओ को भेजी गई 3 और 5 अगस्त की तारीख। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शनिवार को बैठक हुई। बैठक में शिलान्यास की तारीख पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को ट्रस्ट की तरफ से 3 अगस्त और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई है। शिलान्यास की तारीख पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय ही करेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा बैठक में मंदिर की ऊंचाई और निर्माण की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। ये बैठक अयोध्या सर्किट हाउस में दोपहर 3 बजे शुरू हुई थी और करीबन 2.5 घंटे तक ट्रस्ट की बैठक चली। आपको बता दें कि बैठक में मंदिर का नक्शा बदलने पर भी फैसला हुआ। अब मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे और मंदिर की ऊंचाई भी प्रस्तावित नक्शे से अब ज्यादा होगी। आपको बता दें कि बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि स्थिति सामान्य हो जाने के बाद फंड एकत्र किया जाएगा। हमें लगता है कि 3 से 3.5 सालों के अंदर मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा भी शामिल रहे। दरअसल निपेंद्र मिश्रा के साथ बड़े इंजीनियरों का एक दल अयोध्या में है, जो मंदिर निर्माण की बारीकियों को देखेगा। राम मंदिर का मॉडल तैयार करने वाले चंद्रकांत सोमपुरा के अलावा उनके बेटे निखिल सोमपुरा भी अयोध्या में ही हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि अंडमान निकोबार में इंडियन नेवी का अभ्यास, चीन को घेरने की है तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव भले ही थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन ड्रैगन की पुरानी हरकतों से वाकिफ भारत अब जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। भारत ने जमीन पर मजबूती से चीन को घेरने के बाद अब समुद्र में भी बड़ी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना अंडमान और निकोबार में एक अभ्यास कर रही है। इसे चीन को संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल अंडमान और निकोबार के इन्हीं रास्तों से चीन का अहम व्यापार होता है। भारतीय नौसेना ने ये अभ्यास उस समय शुरू किया है जब पहले से ही 2 अमेरिकी सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर में चीन को घेरे हुए है। भारतीय नौसेना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत बना रही है। चीन से जुड़ी समुद्री सीमा पर नौसेना की अंडमान निकोबार कमांड 2001 में बनाई गई थी। ये कमांड देश की पहली और इकलौती है जो एक ही ऑपरेशनल कमांड के अधीन जमीन, समुद्र और एयरफोर्स के साथ काम करती है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा सरकार का तोहफा, 70,000 पुलिस और जेल कर्मी बिना टिकट कर सकेंगे रोडवेज बस में सफर। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस और जेल विभाग के करीबन 70,000 कर्मचारियों को मनोहर लाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। ये कर्मचारी फिर से दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के बाहर बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे, बशर्ते वे ड्यूटी पर हों। निजी कार्य के लिए जाने पर टिकट लगेगी। परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2019 के आदेशों को वापस लेते हुए नए सिरे से इस
के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देशक परिवहन को पत्र लिखकर इन्हें अमल में लाने के लिए कहा है। परिवहन विभाग ने बीते वर्ष पुलिस और जेल कर्मचारियों से प्रदेश के बाहर जाने पर रोडवेज बसों में रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा वापस ले ली थी। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में जाने पर पहचान पत्र दिखाकर ये कर्मचारी बिना टिकट के यात्रा कर सकते थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। अब घर घर रोजगार योजना में ऑनलाइन काउंसलिंग से मिलेगी जॉब। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने महामारी के बावजूद अपनी महत्वाकांक्षी योजना घर घर रोजगार के अंतर्गत राज्य के नौजवानों को नौकरियां मुहैया करवाने के लिए काम में तेजी लाने और वैकल्पिक प्रबंध करने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए नौजवानों को विश्व भर के निजी क्षेत्र में काउंसलिंग और नौकरियां प्रदान करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि रोजगार उत्पत्ति और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य में नौकरी के इच्छुक नौजवानों को ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑनलाइन प्लेसमेंट संबंधी मौके प्रदान करने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति के चलते पंजाब में भी नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके चलते विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा 24 जुलाई को महामारी के बाद नौकरियां प्राप्त करने में चुनौतियों और संभावनाओं के विषय पर वेबिनार आयोजित करवाया जा रहा है। इसमें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिसिन, फार्मेसी, ह्यूमैनिटीज, जनरल ग्रेजुएट जैसे BCA, BBA, BCom आदि से संबंधित 25,000 नौजवानों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रवक्ता ने बताया कि वेबिनार को माइक्रोसॉफ्ट, एनसिस, वॉलमार्ट, पेप्सिको, डेल, अमेजन जैसी कंपनियों के प्रसिद्ध लोगों द्वारा संबोधित किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि अब हरियाणा में टिड्डियों पर होगी हवाई कार्रवाई, सरकार जल्द खरीदेगी ड्रोन। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में टिड्डी दल से निपटने की तैयारी अब शुरू हो गई है। सरकार हवाई स्प्रे के लिए जल्द ही ड्रोन खरीदेगी। इन ड्रोनों की मदद से रसायनों और दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। सरकार ने अफसरों को रसायनों और उपकरणों की पर्याप्त खरीद के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अधिकारियों को रसायनों और कीटनाशकों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन और अन्य आवश्यक उपकरण खरीदने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में टिड्डी दल की निगरानी और नियंत्रण के संबंध में समीक्षा की। बैठक में कृषि मंत्री JP दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि टिड्डी दल पर लगातार नजर रखी जाए और जब तक राज्य में टिड्डी दल की उपस्थिति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती तब तक कृषि विभाग के साथ साथ प्रशासन को भी 24 घंटे सतर्क रहना होगा। आपको बता दें कि संजीव कौशल ने बताया कि टिड्डी दल पर कीटनाशकों के छिड़काव करने, अन्य आवश्यक जानकारी देने और टिड्डी दल के बारे में सतर्क रहने के लिए इन टीमों का गठन किया है, जिनको अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर को। तिरुवनंतपुरम के तटीय क्षेत्रों में शनिवार रात 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 तटीय गाँव में महामारी के सामुदायिक स्तर पर हो रहे प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ के तटीय क्षेत्रों में शनिवार आधी रात से 10 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को कहा था कि पुंथुरा और पुलुविला में सामुदायिक स्तर पर महामारी का प्रसार हो चुका है और आसपास के क्षेत्रों में संक्रमितों के संपर्क में आने से संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जिला कलेक्टर डॉक्टर नवजोत खोसा ने बताया कि उत्तर में एडवा से लेकर दक्षिण में पोझियूर तक जिले के तटीय क्षेत्र को क्रिटिकल कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इस क्षेत्र में शनिवार आधी रात से 28 जुलाई आधी रात तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में लागू प्रतिबंधों में जो छूट दी जा रही थी वह अगले 10 दिनों के लिए नहीं दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि कई राज्यों में महामारी के आंकड़े बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसलिए वहां की राज्य सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं। क्या आपके राज्य में भी लॉकडाउन लगा है? आप अपने नाम के साथ कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों और आपको बता दें कि दिल्ली रोड मास्टर प्लान के चलते हटाई गई झुग्गियां, बेघर हुए लोगों को सीएम ने दिए तत्काल मदद के आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में मास्टर प्लान रोड पर बनी झुग्गियों को कोर्ट के आदेश पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा तोड़ दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान दिल्ली सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को नगर निगम की कार्रवाई से बेघर हुए पीड़ितों के लिए तत्काल अस्थायी आवास के इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर गरीबों के आवास तोड़े गए हैं। हमने कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों को बोल दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बेघर हुए लोगों के रहने के लिए अस्थायी रूप से बंदोबस्त किया जाएगा। इसके लिए आसपास कोई जमीन मिलती है तो टेंट लगाकर इनके रहने की व्यवस्था की जाए। जमीन नहीं उपलब्ध होने पर
किसी स्कूल में रहने, खाने और शौचालय का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद इनका स्थायी रूप से क्या समाधान किया जा सकता है, इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करके कुछ रास्ता निकाला जाएगा। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे महामारी काल में कोर्ट ने जो आदेश दिया क्या वो उचित है? ऐसे में ये बेघर लोग कहाँ जाएंगे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि मानसून पकड़ेगा रफ्तार, कई राज्यों में बारिश के हैं आसार। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मानसून अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18-19 जुलाई से मानसून के सक्रिय होने के साथ ही अगले 3-4 दिनों में कई राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हस्तिनापुर, बिजनौर, नजीबाबाद, चांदपुर और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यूपी के ज्यादातर इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी होने से उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिससे कि लोग काफी परेशान हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं और आपको बताते कि अशोक गहलोत बोले कि पायलट से 40 साल से है पारिवारिक संबंध, अब भी आ जाएं तो गले लगा लूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सचिन पायलट बिना अनुमति लिए विदेश चले जाते थे, जबकि किसी भी मंत्री को विदेश जाने से पहले सीएम की अनुमति लेनी जरूरी होती है। आपको बता दें कि गहलोत ने कहा कि 1.5 साल उप मुख्यमंत्री रहते हुए पायलट ने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, अपनी मनमानी की, लेकिन फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज किया। एक मंत्री को मुख्यमंत्री से बात तो करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पायलट यदि अब भी आ जाते हैं तो मैं उन्हें गले लगा लूंगा। मेरा उनके परिवार से 40 साल से संबंध है। उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट और मां रमा पायलट से काफी अच्छे संबंध रहे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इन 2 तरीके से चेक करें जनधन खाते का बैलेंस, घर बैठे ही होगा काम। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संकट में केंद्र सरकार ने देश की गरीब महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई है। सरकार अब तक करीबन देश की 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 500 रुपए डाल चुकी है। ऐसे में कई बार लोगों को अपने खाते का बैलेंस चेक करने में परेशानी होती है। पहले तो लोग बैंक जाकर अपने खाते का बैलेंस पता लगा लेते थे, लेकिन अब कई लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने जनधन खाते का बैलेंस 2 तरीके से पता लगा सकते हैं। पहला तरीका है मिस्ड कॉल के जरिए और दूसरा तरीका है PFMS पोर्टल के जरिए। अगर आप अपना बैलेंस ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले PMFS पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ आपको नो योर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। यहाँ आपको 2 बार अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद कैप्चा कोड भरना होगा। अब आपके खाते का बैलेंस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनधन खाता है तो आप मिस्ड कॉल के जरिए बैलेंस पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 180042533800 या फिर 1800112211 पर मिस कॉल करना होगा। ध्यान रहे, ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही मिस्ड कॉल करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि मायावती ने राजस्थान में की राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश, सीएम गहलोत पर साधा निशाना। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार से खफा बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती वहां के मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता के माहौल का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। मायावती ने शनिवार को ट्वीट किया कि जैसा कि विदित है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने पहले दल बदल कानून का खुला उल्लंघन करके बीएसपी के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जगजाहिर तौर पर फोन टैप करा के इन्होंने एक और गैर कानूनी और असंवैधानिक काम किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठापटक और सरकारी अस्थिरता के हालात का वहां के राज्यपाल को प्रभावी संज्ञान लेकर वहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा न हो। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपने ही देश में घिरे पीएम ओली, अयोध्या पर बयान से भड़का नेपाली संत समाज। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के साथ सदियों पुराने रोटी बेटी के संबंध को तोड़ने की दिशा में कोई न कोई ऊटपटांग हरकत कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद गंवाने के डर से सियासी खेमेबंदी में जुटे हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में घिरे ओली के खिलाफ अब जनता का आक्रोश भी सड़कों पर नजर आने लगा है। वहीं अब ओली के खिलाफ नेपाल के संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि ओली की ओर से पिछले दिनों भगवान राम और अयोध्या को लेकर दिए गए बयान से भड़के संत 18 जुलाई को सड़कों पर उतर आए। संतों ने जनकपुर में पीएम के बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल साधु संत, धार्मिक संगठन और आम नागरिकों की मांग थी कि पीएम ओली अपना बयान वापस लें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी को लेकर एक अच्छी खबर, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू।
दोस्तों आपको बता दें कि महामारी अब कहर बरपा रही है। हर दिन मरीजों की तादाद में इजाफे का नया रिकॉर्ड बन रहा है। देश में महामारी संक्रमितों की तादाद 10 लाख को पार कर चुकी है। 9 लाख से 10 लाख संक्रमितों के आंकड़े तक पहुंचने में महामारी को महज 3 दिन लगे थे। पिछले 2-3 दिन से हर रोज सामने आ रहे नए मरीजों की तादाद 35,000 के आसपास रह रही है। महामारी की हर दिन तेज होती रफ्तार ने जहां शासन और प्रशासन को चिंता में डाल दिया है, वहीं आम नागरिक भी इसे लेकर चिंतित है। इन सबके बीच एक अच्छी खबर आई है। पूरी तरह से महामारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल अब शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महामारी से मुकाबला अब निर्णायक दौर में है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से महामारी वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संदेश मिलने लगे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया कि हम जल्दी ही इस महामारी पर पूरी तरह से जीत प्राप्त कर लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना। जाने कितनी चुकानी होगी फाइन। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार को राज्य में महामारी से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षात्मक उपायों का पालन नहीं करने वालों पर 100 से लेकर 1000 रुपए तक जुर्माना लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में महामारी संक्रमण की रोकथाम के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं और अब इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। अधिकारियों की माने तो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपए, घर में आइसोलेशन की दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने पर 100 रुपए और दुकानों व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों से सामाजिक दूरी के उल्लंघन पर 200 रुपए जुर्माना वसूलने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए रक्षात्मक उपायों को अपनाने और उसके पालन को अनिवार्य घोषित किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि मुंबई में महामारी से ठीक होने की दर में सुधार, राष्ट्रीय औसत से बेहतर हुए आंकड़े। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी से सर्वाधिक प्रभावित रही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अब स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। आंकड़ों की माने तो महामारी के मामलों की संख्या 1 लाख के करीब होने के बावजूद देश की वित्तीय राजधानी में ठीक होने की दर करीबन 70% है। ये राष्ट्रीय औसत से 7% अधिक है। दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया था कि देश में महामारी के मामले 3,42,756 थे और ठीक हुए मरीजों की संख्या करीबन 6.35 लाख थी, जो कि सामने आए मामलों का 63% था। मुंबई में ठीक होने की दर महाराष्ट्र से करीबन 15% अधिक है, जो कि 55.62% है। महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 24,307 थी, जबकि 67,830 मरीज अब तक संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम को दिए हैं महामारी संक्रमण रोकने के निर्देश। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम की सरकारों को महामारी के संक्रमण पर लगाम लगाने के साथ साथ मृत्यु दर को भी 1% के नीचे रखने की जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र का कहना है कि मकसद ये होना चाहिए कि रोज प्रति लाख आबादी पर न्यूनतम 14 टेस्ट किए जाएं और पॉजिटिविटी रेट 10% से कम सुनिश्चित की जाए। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों में महामारी के हालात की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम में महामारी के मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इन राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखा था और महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य स्तर पर कदम उठाने के निर्देश दिए थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई देशों के साथ भारत का एयर बबल्स करार, जाने क्या है इसके मायने। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने एयर बबल शब्द का इस्तेमाल किया। तब से हर कोई इसके बारे में पूछ रहा है कि आखिर ये होता क्या है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बना रहे हैं तो समझ लीजिए ये आपके लिए है। सरल भाषा में कहें तो एयर बबल्स आपको हवाई क्षेत्र में दो देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय करार को कहा जाता है। यानी कि एयर बबल दो देशों के बीच हवाई सेवा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एयर कॉरिडोर होता है। इसमें दोनों देशों के बीच करार के तहत हवाई यात्रा को मंजूरी दी जाती है। महामारी संकट की वजह से लगी बंदिशों के बीच आवश्यक शर्तों को ध्यान में रखते हुए दो देश आपस में एयर बबल शुरू कर सकते हैं। सुरक्षा मानकों का पालन करना होता है। भारत दुनिया के कई देशों के साथ इस प्रक्रिया में जुटा हुआ है ताकि वह अपने विमानों को उन देशों से आने जाने की अनुमति दे सके। ये करार भारतीय ऑपरेटर्स को छोड़कर है। आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ वंदे भारत मिशन का ही विकल्प था। इसके तहत दुनिया भर से भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस और उसके बाद इंडिगो, स्पाइस जेट के विमान संचालित किए गए।
दुनिया के तमाम देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए इन उड़ानों का संचालन किया गया। इस दौरान किसी यात्री के लिए यही एकमात्र विकल्प था। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वसुंधरा राज्य की राजस्थान के सियासी घमासान पर पहली प्रतिक्रिया, कांग्रेस के कलह की कीमत चुका रही है जनता। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान की मौजूदा स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। प्रदेश के सियासी घमासान पर चुप्पी तोड़ते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा नेताओं पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को अपने घर की कलह में भाजपा नेताओं को नहीं घसीटना चाहिए। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस की अंदरूनी कलह की कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह का ठीकरा भाजपा पर फोड़ने की कोशिश न करे। आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी घमासान के बीच वसुंधरा राजे का ये पहला बयान है। दोस्तों ये थी कुछ जरूरी खबरें। ऐसी ही खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं।